बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, एसएलओ हमने स्टार्ट किया हुआ है होम्योस्टेसिस के प्रोसेस पे, किस तरह से बॉडी के ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स होम्योस्टेसिस करवाते हैं और इसके एडवांटेज क्या है। लास्ट में हमारे पास टेम्परेचर की रेगुलेशन रह गया। इससे पहले हम वाटर और ग्लूकोज की रेगुलेशन स्टडी कर चुके हैं। आइए इसको हम स्टडी करते हैं। कंपोनेंट्स हम पढ़ लेते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम्स क्या है वो हम डिटेल डिस्कशन के बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास रिसेप्टर्स आएंगे। अब रिसेप्टर्स जो हैं वो आपके पास थर्मो रिसेप्टर्स हैं इस केस में। ठीक है, रिसेप्टर्स की वो क्लास जो बॉडी में टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट करते हैं, इन्हें आप थर्मो रिसेप्टर्स बोलते हो। तो जब हम टेम्परेचर रेगुलेशन की बात कर रहे हैं तो यहां पे थर्मो रिसेप्टर्स हैं। लोकेशन क्या है? ये आपकी स्किन में होते हैं। ठीक है ना, आपकी स्किन ऐसा ऑर्गन है जो कंटिन्यूअसली आउटर एनवायरनमेंट के साथ इन कंटेक्ट रहती है। लेकिन इसी के साथ साथ आप देखोगे कि ये जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं ये हाइपोथैलेमस में भी होते हैं। स्किन से जब सिग्नल जाता है तो हाइपोथैलेमस में सबसे पहले थर्मो रिसेप्टर्स हैं जो उसे रिसीव करके आगे कंट्रोल सेंटर को देते हैं, और यहां पे कंट्रोल सेंटर हाइपोथैलेमस ही है। ये जो हाइपोथैलेमस है ये आने वाले सिग्नल को रिसीव करता है और उसके अकॉर्डिंग इफेक्टर्स को रिस्पॉन्ड करता है कि जो भी चेंज है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना है। अब इफेक्टर्स क्या हो सकते हैं, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। थर्मोरेगुलेशन में स्किन में मौजूद स्वेट ग्लैंड्स, ये बच्चों आपके इफेक्टर्स हैं। स्केलेटल मसल्स, ये भी इफेक्टर्स हैं। लास्टली स्मूथ मसल्स जो कि ब्लड वेसल्स में होते हैं, ये भी क्या है? इफेक्टर्स हैं। अब किस तरह से ये प्रोसेस हो रहा है इसे हमने अंडरस्टैंड करना है। याद रखना, थर्मोरेगुलेशन में दो मैकेनिज्म यूज होंगे। एक में आप देखोगे कि हमारी बॉडी में कूलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा। अगर बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है, कूलिंग मैकेनिज्म हमारे बॉडी टेम्परेचर को ड्रॉप करेगा। और दूसरा आप देखोगे वार्मिंग मैकेनिज्म। अगर सर्दियों में बॉडी टेम्परेचर लोअर हो जाता है तो आप देखते हो वार्मिंग मैकेनिज्म उसे एलिवेट करता है। तो ये दो प्रोसेस हैं, दोनों में होगा आपके पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। आओ इस डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। इसको अगर हम जूम करके देखें तो ये देखो, सेंटर में आपके पास नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रेंज दी गई है। ऑन एवरेज हम कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है। अब हमारे पास स्टिमुलस आया और स्टिमुलस ये है कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर गया है। ये जो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज किया है ये किसी भी वजह से हो सकता है, हमारी अपनी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी हो सकता है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, या हमें कोई शॉक हुआ इमरजेंसी में, उससे भी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। या फिर आप देख रहे हो हमारी सराउंडिंग ही ऐसी है, गर्मियों का मौसम है, बाहर टेम्परेचर ज्यादा ही है, इसलिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी ज्यादा हो गया है। ये जो चेंज इन टेम्परेचर आया है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये क्या है? इट इज अ स्टिमुलस। ये जो स्टिमुलस है इसे कौन रिसीव करेगा? इसे थर्मो रिसेप्टर्स रिसीव करेंगे जो आपकी स्किन और हाइपोथैलेमस में। वो इस स्टिमुलस को ब्रेन में मौजूद हाइपोथैलेमस को देंगे। हाइपोथैलेमस ने इस स्टिमुलस को रिसीव करके प्रोसेस करना है, और प्रोसेसिंग के दौरान उसने इस बात का अंदाजा लगाना है कि रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए। और इस केस में जो रिस्पॉन्स है उसके लिए हाइपोथैलेमस बॉडी का कूलिंग मैकेनिज्म जो है इसे एक्टिवेट करेगा। अब जो कूलिंग मैकेनिज्म है इसने आके इफेक्टर्स को एक्टिवेट करना है ताकि वो रिस्पॉन्ड करें। अब जरा देखो इफेक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप देखो आपके पास यहां पे स्किन के अंदर मौजूद ब्लड वेसल्स हैं। कूलिंग मैकेनिज्म इन्हें सिग्नल देगा और आप देखोगे कि जो ब्लड वेसल्स हैं ये डायलेट करेंगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। लेट्स से मैं कहता हूं कि आपके पास इस तरह से ब्लड वेसल्स थी, कूलिंग मैकेनिज्म ने इसको स्टिमुलस दिया और स्टिमुलस मिलने की वजह से ये जो ब्लड वेसल है ये एक्सपैंड कर गई है।
इसका डायमीटर बढ़ गया है, हम कहते हैं ये डायलेट कर गई है। साइंटिफिकली हम इसे वेजोडाइलेशन कहते हैं। वेजो मतलब ब्लड वेसल्स, डायलेशन मतलब एक्सपैंड कर गई है, डायलेट कर गई है। क्यों? इसके पीछे वजह यह है, जब ब्लड वेसल्स एक्सपैंड करती है ना, इनका डायमीटर इंक्रीज करता है, तो इनमें से गुजरने वाले ब्लड का फ्लो इंक्रीज कर जाता है। पहले की निस्बत अब इनमें ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा। और बच्चों, जब ब्लड फ्लो करता है ना, तो ये अपने साथ बॉडी हीट कैरी करता है। और याद रखना, जब भी ये ब्लड आपकी स्किन वाली साइड से गुजरता है, तो यहां से इस ब्लड से बहुत सी हीट जो है वो लॉस होके सराउंडिंग में चली जाती है। तो देखो, हम कूलिंग मैकेनिज्म के थ्रू यही तो चाह रहे हैं कि बॉडी से एक्स्ट्रा हीट लॉस हो, ताकि टेंपरेचर ड्रॉप करके सेट वैल्यू 37 डिग्री पे आए। तो पहला काम कूलिंग मैकेनिज्म ने किया, स्किन वाली ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दिया, ताकि ज्यादा ब्लड का फ्लो इस तरफ जाए और ज्यादा हीट जो है वो बॉडी को छोड़ के सराउंडिंग में लॉस हो जाए। एक दूसरा देखो, स्किन में ही हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स भी मौजूद हैं। और हमें मालूम है कि स्वेट ग्लैंड्स को जब एक्टिवेट किया जाता है तो ये स्वेट रिलीज करते हैं। स्वेट क्या है? वाटर। अब वाटर के अंदर भी ये एबिलिटी होती है कि जब ये बॉडी से लॉस होता है, एवेपोरेट होता है, तो ये बॉडी की हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और इस तरह से जब ये बॉडी को छोड़ता है तो बॉडी का टेंपरेचर ड्रॉप कर जाता है और हमें कूलिंग इफेक्ट फील होता है। इसे हम कहते हैं इवेपोरेटिव कूलिंग। वाटर की इवेपोरेशन हो रही है, हमारी बॉडी से लॉस हो रहा है, इसलिए इस दौरान जो कूलिंग का इफेक्ट आ रहा है, इसे हम इवेपोरेटिव कूलिंग का नाम देते हैं। तो देखो, ब्लड वेसल्स और स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिविटी से क्या होगा, वो जो इंक्रीज इन टेंपरेचर था, इसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो हमारे फीडबैक मैकेनिज्म ने रिवर्स रिस्पॉन्स दिया, जिसके थ्रू बॉडी टेंपरेचर लोअर हुआ। तो ये क्या है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्लियर? नेक्स्ट सिनेरियो देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा जो बॉडी टेंपरेचर है ये डिक्रीज कर जाए, जैसा कि हम सर्दियों में देखते हैं कि सराउंडिंग में टेंपरेचर कम हो चुका होता है, जिससे हमारी बॉडी में भी टेंपरेचर ड्रॉप कर जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी की हीट बाहर लॉस हो रही होती है। अब हमने इस चीज से बचना है, तो यहां पे फिर आप देखोगे कि आपके पास थर्मोरिसेप्टर्स सिग्नल देंगे हाइपोथैलेमस को। लेकिन अब हाइपोथैलेमस कूलिंग मैकेनिज्म की बजाय वार्मिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करेगा। वार्मिंग मैकेनिज्म का काम यह होगा कि एक तो वो बॉडी टेंपरेचर इंक्रीज करे, कैसे? हीट जनरेट करके, और दूसरा बॉडी से जो हीट लॉस हो रही है ना, इसे कम किया जाए। दोनों सूरतों में आप देखोगे बॉडी टेंपरेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहां फिर हम देखेंगे वार्मिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट करवाएगा हाइपोथैलेमस, जो कंट्रोल सेंटर है। सिग्नल जाएगा अगेन देखो ब्लड वेसल्स को, लेकिन अब जो ब्लड वेसल से रिस्पॉन्स करवाया जाएगा वो पहले की निस्बत ऑपोजिट होगा। यहां हमने देखा था कि कूलिंग मैकेनिज्म ने ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ाया था, जिसे हमने वेजोडाइलेशन कहा था। लेकिन इस केस में आप देखोगे कि यहां पे जो ब्लड वेसल्स हैं ये कंस्ट्रिक्ट करेंगी, नैरो होंगी। ठीक है, अगर आपके पास ब्लड वेसल्स इस तरह से मौजूद हैं तो सिग्नल मिलने पे आप देखोगे ये नैरो डाउन हो जाएंगी। पर्पस क्या है? जितना इनका डायमीटर कम होगा उतना इनमें से गुजरने वाले ब्लड का रेट ड्रॉप करेगा। जितना कम ब्लड यहां से फ्लो करेगा उतना ही कम हीट जो है वो ब्लड को छोड़ के स्किन से बाहर एनवायरनमेंट में लॉस होगी। तो एक काम तो यह किया कि जो हीट लॉस है ना उसे हमने मिनिमाइज कर दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट हमारी बॉडी में रहे और उसका टेंपरेचर मेंटेन रह सके। लेकिन इतना काफी नहीं होता, हमें एक्स्ट्रा हीट भी जनरेट करवानी पड़ती है। ठीक है, उसके लिए फिर आप देखो हाइपोथैलेमस से सिग्नल जाएगा आपकी बॉडी के मसल्स को, और यहां याद रखना है, इसको हाईलाइट कर लो, यहां जो स्पेशली मसल्स इन्वॉल्व है ये स्केलेटल मसल्स हैं। इनका काम जो है वो कंट्रैक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम वॉलंटरली कंट्रोल करते हैं। ये जो स्केलेटल मसल्स है ना, इन्हें हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है और इन्हें कहता है कि आप कंट्रैक्शन करो। और जब स्केलेटल मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो इस दौरान
हीट जनरेट होती है। वो जो हीट जनरेट होती है वो फिर आपके बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। ठीक हो गया। ये जो मसल कंट्रैक्शन से हीट जनरेट हो रही है, हम कहते हैं कि हमारे मसल्स शिवर करते हैं, कंट्रैक्शन होती है। और लिख लो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए कि इस प्रोसेस को हम शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं। थर्मोजेनेसिस यानी हीट की जनरेशन। और कैसे हो रही है? मसल कंट्रैक्शंस की वजह से, शिवरिंग की वजह से। तो हम इसे शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का नाम देते हैं। अक्सर हम फील करते हैं ना सर्दियों में हमारा जिस्म कप कपाता है, तो ये काम हो रहा होता है। मसल्स कंट्रैक्शन से आपकी बॉडी में हीट बढ़ा के बॉडी टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। फातिमा, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूं, मुझे जरा ये स्टेटमेंट कंप्लीट करने दो। दोनों सूरतों में क्या हुआ? वो जो ड्रॉप इन बॉडी टेम्परेचर था, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा के, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवा के और शिवरिंग करवा के मसल्स की एक्स्ट्रा हीट जनरेट की गई, जिससे आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। तो अगेन डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर को रिस्पॉन्स क्या मिला? इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, जो कि आपके पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। और अल्टीमेटली जो हमारी नॉर्मल सेट वैल्यू है, हम उस पर वापस आ गए। जी फातिमा। सर आपने कहा कि हमारी बॉडी एक्स्ट्रा हीट के लिए शिवरिंग करवाती है, तो शिवरिंग तो इनवॉलेंट्री एक्शन है, तो फिर वो स्मूथ मसल्स नहीं करवाएंगे? क्या क्या क्या? स्मूथ मसल वॉलेंट्री एक्शन करवाएंगे? स्मूथ मसल बच्चों इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन करते हैं। आपकी ब्लड वेसल्स हैं, इनमें स्मूथ मसल्स हैं। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्मूथ मसल्स हैं। अब यहां पे जो कंट्रैक्शन हो रही है वो आपकी मर्जी से तो नहीं हो रही, उसे आप तो कंट्रोल नहीं कर रहे हो। तो स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। स्केलेटल मसल जैसे मसल्स हैं जो वॉलेंट्री कंट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। लेकिन यहां पे भी अगर आप देखो इंटरेस्टिंगली कि जो आपके पास शिवरिंग का प्रोसेस हो रहा है, ये आप इंटेंशनली नहीं कर रहे होते। ये बॉडी मैकेनिज्म खुद देखता है कि अब यहां पे जरूरत पड़ गई है, तो वो आपके मसल्स को कंट्रैक्ट करवाता है। अब पूछो, एक मिनट अभी। हाँ फातिमा, अभी भी कोई क्वेश्चन? सर हमारी मैम ने कहा कि रैबिट और हमें मसल्स सिमिलर होते हैं, कार्डिक, स्मूथ और स्केलेटल। हाँ जी, ठीक है। यही कंफर्म करना। देखो एनिमल्स है ना, मैंने पहले भी आपको बताया कि अनफॉर्चुनेटली साइंस हमें भी एनिमल्स में इंक्लूड करती है। तो जब आप भी एनिमल्स हैं, रैबिट भी एनिमल है, कोई और एनिमल है, तो मसल्स तो फिर सेम हो गए ना तीनों के अंदर। यही आपके मसल्स होंगे जो आपके तमाम एनिमल्स में मौजूद होते हैं। हाँ जी बीहा। सर यहाँ पे ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये दोनों टेम्परेचर के इंक्रीज और डिक्रीज दोनों में इन्वॉल्व होंगे? यस, यही तो इसकी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन फिनोमेना जो है उसे हम डिफरेंट नाम दे रहे हैं। एक जगह वेजोडाइलेशन कह देते हैं और दूसरी जगह वेजो कंस्ट्रिक्शन कह देते हैं। मुझे बताओ स्वेट ग्लैंड कैसे इन्वॉल्व होंगे? अबीहा ने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, तो अबीहा इसी को हम जरा थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। दोनों जगह मैंने ब्लड वेसल्स का एक्शन दिखा दिया, लेकिन स्वेट ग्लैंड में एक ही जगह बता रहा हूं। दूसरी जगह जरा बताओ यहां पे क्या सिग्नल आएगा स्वेट ग्लैंड्स को जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करना है? जी बिहा। सर जब हम बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, हाँ जी। सर उसमें तो नहीं आइडिया। उसमें तो नहीं आइडिया। फातिमा, एनी गेस? फातिमा बोलें। सर स्वेटिंग से हमारी बॉडी के अंदर कूलिंग एवेपोरेट होती है। कूलिंग होती है, लेकिन यहां क्या होगा? यहां तो आप बॉडी टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे हो ना। स्वेटिंग तो तब होती है जब बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज करना होता है। अभी हाँ वेट करो आप। जी फातिमा। शिवरिंग होगी यहाँ पे। स्वेट मसल्स का मुझे बताओ, उनसे क्या काम लिया जाएगा? सर नहीं आइडिया कोई। नहीं आइडिया? हाँ जी बिहा आप बोलें। सर इसमें तो नहीं आइडिया। कॉमन सेंस है ना। देखो अगर बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज करवाना है तो इन्हें एक्टिवेट किया ताकि ये स्वेटिंग के थ्रू बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज कराएं। रिवर्स कर लो,
बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करवाना है, हम नहीं चाहते कि बॉडी से हीट लॉस हो, तो स्वेट ग्लैंड्स को यहां डीएक्टिवेट किया जाएगा, उनसे जो स्वेटिंग हो रही है उसको स्टॉप किया जाएगा। सर्दियों में कभी गौर किया है कि बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री है और आपको मुझे पसीने आ रहे हैं? नहीं ना होता ऐसा। क्यों? क्योंकि स्वेट ग्लैंड को वार्मिंग मैकेनिज्म सिग्नल देता है कि भाई अभी आपने एक्टिवेट नहीं होना, स्वेटिंग नहीं करनी, हमने हीट लॉस नहीं करनी, उल्टा हम हीट बचा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे सिंपली उसे डीएक्टिवेट किया जाएगा। जी फातिमा। सर कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, उन्हें सर्दियों में स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। बेटा वो गर्म कपड़े भी बहुत पहनते हैं। तो सर गर्म कपड़ों के अलावा भी वैसे भी हाथ पे और पाँव पे स्वेटिंग होती है। उनको कहा करें कि अपना थायराइड का टेस्ट करवाएं, उन्हें हाइपोथायराइडिज्म होगा। अब वो क्या होता है उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो, ग्रेड 10 में ग्रेड 12 में हम पढ़ेंगे। सर मुझे भी हाथ पे सर्दियों में बहुत स्वेटिंग होती है कि मैं एक पेन भी नहीं पकड़ सकती। स्वेटिंग होती है और उससे पेन नहीं पकड़ा जाता। चलो अल्लाह खैर करे, लेकिन अपना थायराइड का टेस्ट करवा लो एहतियातन। चले जी टॉपिक पे वापस आए। अब मैंने आपसे पूछना है, आपने मेरा टेस्ट ले लिया, अब आपका टेस्ट है। ठीक है, एसएलओ क्या कहते हैं? एसएलओ कहते हैं जब भी आप होम्योस्टेसिस पढ़ रहे हो तो आपने बताना है कि वहां कौन से ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स हैं। अब जरा मैं हाइड कर लूं, मुझे जरा बताओ, खुद ही देख के बता दो। चलो यहां से पहले इसको जूम करें, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और ऑर्गन सिस्टम। फातिमा से हम स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या चीज इंवॉल्व है? ऑर्गन भी बताओ ना। ब्लड वेसल्स। वेरी गुड। और ब्लड वेसल कौन से मसल्स की हैं जी? फातिमा ब्लड वेसल्स। वेरी गुड। ठीक है, हमने डिटेल बताना है क्योंकि मसल्स है ना जो उसको डायलेट करवा रहे हैं, कंट्रैक्ट कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। कौन सा कंपोनेंट हमने यहां पढ़ा उसका? ब्रेन। ब्रेन के अंदर कौन सा? हाइपोथैलेमस। वेरी गुड, शाबाश। थोड़ा सा हम अबीहा को भी ले लें, थोड़ा सा। हाँ जी बीहा, 2 कंपोनेंट्स हो गए हैं, कोई और बताओ तीसरा। स्केलेटल मसल्स भी इन्वॉल्व हैं। वेरी गुड, स्केलेटन मसल्स मस्कुलर सिस्टम का हिस्सा हो गए। 3 ऑर्गन सिस्टम्स हमने पढ़ लिए हैं, कोई चौथा भी हो सकता है? इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। वेरी गुड, शाबाश। इंटेगुमेंट्री सिस्टम, क्योंकि स्वेट ग्लैंड स्किन का हिस्सा है। ठीक है, Yes. तो वापस आते हैं। इंटरेस्टिंग है ना। अब जरा ये देखो, आपको अगर यहां से आ जाए आपके पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछ लूं जी मुझे बता दें इंटेगुमेंट्री सिस्टम का क्या रोल है थर्मोरेगुलेशन में, और मैं ऑर्गन सिस्टम की बजाय ऑर्गन का नाम ले लूं, तो कंफ्यूज तो नहीं होगे? अब आप पिन पॉइंट करोगे कि आपके पास वार्मिंग मैकेनिज्म में स्किन क्या कर रही है, कूलिंग मैकेनिज्म में स्किन क्या कर रही है, स्वेट ग्लैंड का फंक्शन बताओगे, और साथ ही नीचे आपके पास ब्लड वेसल्स का भी आ जाएगा। अब वो डायरेक्ट नहीं आपसे पूछ रहा सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन स्किन के अंदर ही इन्वॉल्व है तो आप कह सकते हो। ठीक हो गया। इसी तरह आपसे वो किसी भी ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन का नाम ले ले और आपसे पूछे क्या हो रहा है, तो आपने पूरा मैकेनिज्म समझाना है कि कौन सा है, कूलिंग है या वार्मिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। फिर उसमें आप बताओगे ये ऑर्गन जो है इस ऑर्गन सिस्टम का हिस्सा है और इसका ये रोल है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर है। इसके लिए मैं आपसे वर्कशीट पे भी कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा। सेकंड हमारा जो एसएलओ था ना इस टॉपिक का, वो हमें कहता है जब आप होम्योस्टेसिस को समझ चुके हो ना, अब आपने इसके एडवांटेजेस बताने हैं कि ये प्रोसेस अगर है तो इसका फायदा क्या है, ना होता तो इसका नुकसान क्या था। अभी हम स्लाइड पे यहां चले जी, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। अब जरा हम देखें कि होम्योस्टेसिस क्या कर रहा है। होम्योस्टेसिस जो है ये बॉडी टेम्परेचर और पीएच को नैरो रेंज में रखता है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझाने लगा। हमने कहा होम्योस्टेसिस ने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना है, स्टेबल करना है। लेट्स से अभी हमने लास्ट में एग्जांपल ली है टेम्परेचर की, और हमने कहा है हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री है। टेम्परेचर कम ज्यादा होगा तो होम्योस्टेसिस हो जाएगी, जिससे आपके ज़हन में यह चीज आएगी कि होम्योस्टेसिस क्या करेगी, टेम्परेचर दोबारा
37 डिग्री कर देगी। तो ये तो फिक्स वैल्यू होगी ना। ये चीज आपने भी अंडरस्टैंड करके याद रखनी है। होम्योस्टेसिस का कतन ये मकसद नहीं होता कि एग्जैक्ट वही वैल्यू सेट कर दी जाए जो चेंज से पहले थी। अगर टेम्परेचर 37 है तो बाहर चाहे गर्मी है सर्दी है, बॉडी टेम्परेचर दोबारा 37 हो जाए। ये डिमांड नहीं है होम्योस्टेसिस की, ये आइडियल कंडीशन है। होम्योस्टेसिस जो है वो कभी भी चेंज को रोकता नहीं है। होम्योस्टेसिस का काम है कि जो चेंज आया है उसे मिनिमम कर दिया जाए, नैरो कर दिया जाए, इतना कम कर दिया जाए कि आपकी बॉडी अपने नॉर्मल फंक्शंस आराम से परफॉर्म करती रहे, उसके नॉर्मल फंक्शंस में कोई इशू नहीं आना चाहिए। तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है ये 36.8 हो सकता है ये 37.1 हो, लेकिन अगेन ये इतना नैरो चेंज है कि आपके पास बॉडी अपने नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म करती रहती है। अभी मैं लेता हूं आपका क्वेश्चन। तो इसका काम क्या है? टेम्परेचर पीएच में जो चेंज आ रहा है उसको नैरो रेंज में कर दे। ठीक हो गया। आगे अगर आप देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो टेम्परेचर और पीएच को मेंटेन किया है ना, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, नहीं तो डिटेल पढ़ोगे। हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं, जो केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, इनमें टेम्परेचर और पीएच की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। आपके जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस है, इन्हें एंजाइम कैटालाइज करते हैं। और एंजाइम्स जो हैं ये पीएच और टेम्परेचर दोनों के लिए सेंसिटिव होते हैं। अगर आप टेम्परेचर और पीएच में ज्यादा चेंज करोगे तो ये इनएक्टिव हो जाते हैं, और अगर ये इनएक्टिव हो गए हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो जाता है कि आप कह सकते हो कि बिना एंजाइम के लाइफ या सेल सर्वाइव ही नहीं कर सकता, डेथ हो जाएगी। तो इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। तीसरा पॉइंट देखो, होम्योस्टेसिस का काम है कि हमें हार्मफुल कंडीशन से बचाना। वही बात जो मैंने पहले एग्जांपल में दी कि आपके बाहर जो सराउंडिंग का एनवायरनमेंट है ये बहुत एक्सट्रीम हो सकता है। एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट भी हो सकता है और एक्सट्रीम हॉट एनवायरनमेंट भी हो सकता है। टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है, जैसे हम देखते हैं जो पहाड़ी इलाकों में है, वेस्टर्न कंट्रीज में है, पोल्स वाली साइड पे जो लोग रहते हैं वहां तो माइनस में होता है टेम्परेचर। अब बॉडी तो इस चीज को नहीं टॉलरेट कर सकती। या फिर अगर आप देखो कि आपके पास बॉडी टेम्परेचर कुछ इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा हो जाता है। अब ये जो एक्सट्रीम कंडीशन है इसका मतलब है लाइफ की डेथ। लेकिन होम्योस्टेसिस जो है वो हमें इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी प्रोटेक्ट करती है। कैसे? कि वो जो चेंज आ रहा होता है उसको नैरो डाउन कर दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। होम्योस्टेसिस का एक काम है कि हमें कंटिन्यूअसली एनर्जी प्रोवाइड करे। और ये एनर्जी कैसे प्रोवाइड करती है? हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके। ठीक है, हमने ग्लूकोज की रेगुलेशन पढ़ी ना, उससे क्या किया जाता है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल मेंटेन किया जाता है, जिससे आपके बॉडी सेल्स तक हर वक्त ग्लूकोज पहुंच रही होती है और हमारे सेल्स जो हैं उसे रेस्पिरेशन के दौरान मेटाबोलाइज करके हीट जनरेट करते हैं। यही चीज हमें सरवाइव कराती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और स्पेशली जो एनिमल्स और इनमें ह्यूमंस हैं, इनमें यह एबिलिटी होती है कि ये हर तरह के माहौल में या बदलते माहौल के अंदर बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं। क्यों हम बदलते माहौल में या हर तरह के माहौल में बेहतर अडॉप्ट करते हैं? क्योंकि हमें ग्लूकोज रेगुलेशन के थ्रू मुसलसल एनर्जी जनरेट होती रहती है। हमारे सेल्स को एनर्जी डेफिशिएंसी नहीं होने दिया जाता। ठीक हो गया, जो हमें अडॉप्ट करने में मदद देती है। लास्ट पे जब मेटाबॉलिज्म होता है तो आपकी बॉडी में बहुत से वेस्ट और टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो वेस्ट हैं, टॉक्सिन्स हैं, ये आपके लिए बड़े खतरनाक हैं। अगर इनकी कंसंट्रेशन एक हद से ज्यादा बढ़ेगी तो ये चीज डेथ का बायस बनेंगे, सेल डैमेज करेंगे, सेल डेथ की तरफ जाएगा। लेकिन होम्योस्टेसिस जो है वो जहां और काम कर रही है वहीं उसका काम बॉडी से वेस्ट को रिमूव भी करवाना है विद द हेल्प ऑफ यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, तो ये वो तमाम चीजें हैं जो होम्योस्टेसिस करवाती है। तो हम कहते हैं कि हम हेल्दी रहते हैं और हमारे सर्वाइवल के चांस बढ़ते हैं, चाहे हमारा एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा हो। होम्योस्टेसिस हमारे बॉडी फंक्शंस को ऑप्टिमम रखती है कि उनकी एफिशिएंसी में फर्क नहीं आना चाहिए।
जी अभी हाँ। सर जब आपने पहला पॉइंट पढ़ा था तो मेरे जहन में एक ये क्वेश्चन आया था कि ये तो इसके सारे एडवांटेजेस हैं, अगर कोई भी एक ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी एक बॉडी अगर उसमें होमोस्टेसिस नहीं होती और वो एक एक्सट्रीम टेम्परेचर में है तो उस वक्त क्या होगा? डेथ। ये जो होम्योस्टेसिस है ना, ये दो लेवल पे होता है। हायर ग्रेड्स में जाओगे हम वहां पढ़ेंगे। एक ऑर्गेनिज्म लेवल पे, पूरी बॉडी लेवल पे, दूसरा सेल लेवल पे। ये दोनों लिंक हैं। पूरी बॉडी को मेंटेन करोगे तो सेल लेवल पे आके होम्योस्टेसिस करवाओगे ना। सेल लेवल पे होम्योस्टेसिस होगी तभी पूरी बॉडी पे आपके होम्योस्टेसिस हो सकेगी। तो आपके पास अगर एनवायरमेंट एक्सट्रीम हो गया है और बॉडी लेवल पे भी डिस्टर्बेंस है, सेल लेवल पे भी डिस्टर्बेंस है, तो अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। कभी सुना नहीं है कि हीट शॉक के दौरान लोगों की डेथ हो जाती है, फलाने इलाके में इतनी सर्दी पड़ी कि उस सर्दी की वजह से लोगों की डेथ होगी। तो वो यही होता है कि इतना एक्सट्रीम चेंज आ जाता है कि बॉडी जो है उसे मेंटेन नहीं कर पाती। इसलिए तो हमें अपने एनवायरमेंट से भी हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे आप सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हो, आग के पास बैठते हो, लोग अपने पोस्चर को कंपोज करते हैं, ऐसे हाथ टांगे फैला के नहीं बैठते, ताकि हमारी बॉडी से हीट लॉस कम से कम हो। अगर आप देखो, क्लास के अंदर देख लो या ऐसे भी देख लो, लोग जुड़ के बैठते हैं। तो ये सब क्या है? ये बिहेवियरल चेंज है। अपने एनवायरमेंट से भी हम मदद लेते हैं, फिर जाके आपकी बॉडी मेंटेन करती है। ऐसा नहीं है कि आपको कि मैं सिंपल एक कॉटन का ड्रेस पहन के कहीं -10 डिग्री पे चला जाऊंगा तो मेरी बॉडी खुद ब खुद बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर लेगी। ठीक है, तो हमें अडॉप्ट करना पड़ता है। ये देखें, एसएलओ हमारी जो डिमांड है उसे हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दी, हमने अपने कंसेप्ट्स भी क्लियर किए हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो यू आर वेलकम। अभी आ जाओ वर्कशीट पे। नया एसएलओ है तो हम एक दो क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स सी। ये लें जी, ये आपके पास नेगेटिव फीडबैक बैक मैकेनिज्म को हमने समराइज किया हुआ है। जरा बताओ, ये जो इफेक्टर वाला बॉक्स खाली है, यहां क्या आना चाहिए? और ये देखो सेकंड बॉक्स, यहां मैंने हेडिंग नहीं दी हुई। थर्ड बॉक्स देखो, यहां हेडिंग नहीं दी हुई। स्टिमुलस आया तो स्टिमुलस किसके पास गया? उसने आगे थर्ड बॉक्स में क्या करवाया? और फोर्थ बॉक्स में जो इफेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं? हाँ जी, सर हमने तो 3 फैक्टर्स पढ़े थे ना, तीन ही है, नाम तो लो। तो स्वेट ग्लैंड्स, स्केलेटल मसल्स एंड ब्लड ऐसे नहीं, वेसल्स। ऐसे नहीं। स्टिमुलस रिसीव हो रहा है, वो जो सेकंड बॉक्स है, यहां क्या आएगा? ब्लू वाला बॉक्स। हाँ जी, कोई आइडिया नहीं? फातिमा, बुक नहीं ना रखी हुई पास? लेक्चर सुनते हो भूल जाते हो? जी फातिमा, क्या हो गया है? तीन कंपोनेंट्स नहीं पढ़े हैं? पहला कंपोनेंट क्या था जो स्टिमुलस रिसीव करते हैं? हाँ जी बिहा, स्किन। क्या? स्किन? स्किन नहीं, रिसेप्टर। भूल गई हो कि सबसे पहले रिसेप्टर्स जो है वो स्टिमुलस रिसीव करते हैं। तो यहां रिसेप्टर्स आ रहे हैं जो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं बॉडी कंडीशन को। नेक्स्ट, रिसेप्टर से सिग्नल किसको जाता है? याद करो। कंट्रोल सेंटर। चले, शुक्र है जी, फातिमा भी अभी बोल रही हैं। कंट्रोल सेंटर को, वेरी गुड। कंट्रोल सेंटर से फिर जाएगा इफेक्टर को। फातिमा बताओ, इफेक्टर का क्या काम है? चेंज कॉज करना। हाँ जी, रिस्पॉन्स देना। वो जिसलिए हमने साथ में बॉक्स लगाया है। किस चीज से आप कंफ्यूज हो गए हो? जैसे बिहा भी कि हमने तीन कंपोनेंट पढ़े थे, ये चार बॉक्स कहां से आ जाए? कंपोनेंट तीन ही हैं,
ठीक है, जो एक्स्ट्रा बॉक्स है वो इफेक्टर का रिस्पॉन्स है, कि वो जो इफेक्टर्स हैं वो जो रिस्पॉन्स देंगे उससे क्या होगा, टेम्परेचर है, वाटर कंसंट्रेशन है, ग्लूकोज है, वो सेट वैल्यू पे वापस आ जाएगी। और चूंकि रिवर्स रिस्पॉन्स होगा इसलिए हम इसे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का नाम देंगे। ये लें जी, आपसे कहा जा रहा है कि नीचे जो टेबल है इसको आपने कंप्लीट करना है और इसमें आपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना है, उसकी होम्योस्टेसिस करवानी है। डायग्राम आपको दे दी गई है पेंक्रियास की। आपने इसमें बताना है कि सेल टाइप्स कौन कौन सी हैं, उनकी सिक्रीशंस क्या हैं और वो क्या करवा रहे हैं। फर्स्ट कॉलम देखो जरा, कौन कौन से सेल्स होते हैं? अल्फा एंड बीटा सेल। वेरी गुड, अल्फा सेल्स और बीटा। अल्फा सेल्स का काम है ग्लूकागोन की सिक्रीशन, बीटा क्या करते हैं? बीटा सेल रिलीज एनर्जी टू लोअर ग्लूकोज नहीं लेवल। नहीं 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 नहीं, इंसुलिन। बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज करते हैं, ऐसे ही था। यस। ग्लूकागोन क्या करेगा? थर्ड बॉक्स को जरा देखो, स्टिमुलेट्स लिवर टू। ग्लूकागोन जब आएगा तो लिवर क्या करेगा, याद है? ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल। फॉल करेगा कि इंक्रीज करेगा? ग्लूकागोन तब राइज रिलीज, करते हैं। हाँ इंक्रीज करते हैं। ग्लूकागोन तब आएगा जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल ड्रॉप हो गया, इसने इंक्रीज करवाना है। अब मैं आपसे थर्ड बॉक्स में पूछ रहा हूं कि कैसे इंक्रीज करवाएगा। ये जाएगा लिवर के पास, लिवर को क्या कहेगा कि लिवर जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर दे। जल्दी, क्लास का टाइम हो गया। ये लिवर के पास जाएगा और उसे कहेगा कि तुमने जो ग्लाइकोजन में ग्लूकोज स्टोर की हुई है, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करके उस ग्लूकोज को रिलीज करवाओ। और इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन आएगा और लिवर से कहेगा कि ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड में है इसको एब्जॉर्ब करो और इसे ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर कर दो। ठीक है, इसको वर्कशीट को करो। आप लोग चीजें पढ़ के भूल रहे हो, इसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। एक लेक्चर 2 लेक्चर्स में कन्वर्ट हो रहा है एक टॉपिक, तो दोनों दिन उस टॉपिक को कंप्लीटली पढ़ा करो। ठीक है, तो ये वर्कशीट अटेम्प्ट करनी है, 7 क्वेश्चन बैंक है, ये भी अटेम्प्ट करना है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।